गाइस, डीमन गॉड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिस फेंग कहती हैं कि मैं तो आपको एक ऐसा आदमी समझ रही थी जो कि शाओसिंग लू के खाना बनाने के टैलेंट को अपना शराब पीने में इस्तेमाल करता है। डीन कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो अब आगे देखते हैं। मिस फेंग कहती है कि क्या आपने पैरासाइट को बता दिया कि शाओसिंग लू ई-बोर्न सोल टेक्निक का होस्ट है। तो डीन कहते हैं कि मैंने सिर्फ पैराडाइज को ही नहीं बल्कि डीमन क्लैन और द टाओइस्ट मास्टर स्कूल ऑफ इंपेरियर सिटी को भी बता दिया है। ये बात सुनने के बाद मिस फेंग भड़क जाती है और कहती है कि क्या आप पागल हो, हम अभी बहुत कमजोर हैं, हमें धीरे धीरे ताकतवर बनना है। डीन मिस फेंग से कहते हैं तीनों सबसे ताकतवर क्लैन शाओसिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग एक दूसरे से डरते हैं। कोई भी पहले कदम उठाना नहीं चाहता, इसीलिए वो लोग नहीं आएंगे और इसी चीज का हमें फायदा उठाना है। मैं उन लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दूंगा जिससे कि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और डीन कहते हैं कि एग्जाम्पल के लिए पैराडाइज के जासूसों को मारने का आरोप। मिस फेंग ये बात सुनने के बाद मन में सोचती है कि ये आदमी तो लॉर्ड प्रेसिडेंट से भी ज्यादा कपटी है। डीन कहते हैं कि अब तक मेरा प्लान आराम से चल रहा है। जब मैंने अपनी बिल्ली को सबके सामने निकाला तो उन तीनों ताकतों ने भी एक एक कदम उठाया। दोस्तों, डीन जिस बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं वो शाओसिंग लू है। उन्होंने तीनों फोर्सों को यानी कि पैराडाइज, डीमन क्लैन और टाइटो मास्टर को शाओसिंग लू के बारे में बता दिया है। इनका मतलब ये था यहाँ पे, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप समझ लेना। उसके बाद डीन कहते हैं कि ओल्ड फोक्स ने रुई सेंगवान को यहाँ पे भेजा है और फिर हमें रुई सेंगवान दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से पूछ रहा होता है कि डीन का ऑफिस कहाँ है। और उसके बाद वापस डीन कहते हैं कि पैराडाइज ने याबेई साओ को यहाँ पे भेजा है और याबेई साओ कहता है कि मुझे इस मिशन में कुछ गड़बड़ लग रही है। और उसके बाद डीन कहते हैं कि बुल डीमन क्लैन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो लोग आज रात इवान ची को यहाँ पे भेजेंगे। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लड क्वीन कहती है कि ये आदमी हमारे लिए आज रात बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये मरना नहीं चाहिए। और वापस से डीन कहते हैं कि मेरे पास अब 3 एक्वायर्ड सोल्स हैं। उसके बाद मिस फेंग कहती है कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि किसी भी एक्वायर्ड सोल को होस्ट ई बोर्न सोल में पूरी तरह से मर्ज होने के लिए कुछ सालों का समय लगता है और इससे पहले ई बोर्न सोल के होस्ट के दिमाग में इन सभी एक्वायर्ड सोल्स के पर्सनैलिटी आ जाती है और अचानक से किसी और के दिमाग में नई पर्सनैलिटी आने के बाद वो पागल भी हो सकता है। ये बात सुनने के बाद डीन कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है। और उसके बाद डीन कहते हैं कि शाओसिंग लू की हेल्प करने के लिए मैंने पहले से ही प्लान बना रखा है कि सभी एक्वायर्ड सोल्स को फ्यूज होने के लिए 5 साल लगेंगे और यही सबसे सही रास्ता है। लेकिन जल्दी ही मुझे एक खबर मिली है जिसकी वजह से मुझे रिस्क लेना पड़ रहा है। तो मिस फेंग कहती है कि क्यों ना आप मुझे उसके बारे में भी बताएं। डीन कहते हैं कि क्यूतियान यानी कि डीमन किंग के द्वारा स्वर्ग का दक्षिणी द्वार पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, लेकिन उसे फिर से बनाया जा रहा है। ये बात सुनने के बाद मिस फेंग चौंक जाती हैं और कहती हैं कि क्या अभी तक पैराडाइज ने हार नहीं मानी। डीन थोड़ा गुस्से में आके कहते हैं कि मुझे इसीलिए क्यूतियान यानी कि डीमन किंग को स्वर्ग के दक्षिण द्वार के तैयार होने से पहले जिंदा करना होगा। मिस फेंग कहती हैं कि रुई सेंगवान जैसा हैंडसम लड़का कुछ ही दिनों में फ्यूज होने वाला है, यानी कि मिलने वाला है दूसरी आत्मा के साथ। तो डीन कहते हैं कि नहीं, अभी रुई सेंगवान का टाइम नहीं आया है। और उसके बाद वो बताते हैं कि शाओसिंग लू का दिमाग एक साथ 2 एक्वायर्ड सोल्स को होल्ड कर सकता है और इसके लिए हमें बहुत ही अच्छे से इंतजाम करना पड़ेगा। डीन बताते हैं कि ये एक सही टाइम है क्योंकि ये पॉसिबल है कि पैराडाइज कभी भी सभी के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग याबेई साओ का एक्वायर्ड सोल देने के लिए तैयार हैं और हमें इस अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और उसके बाद डीन फिर से बताते हैं कि डीमन क्लैन को इवान ची को खोजने में बहुत ही ज्यादा समय लग गया और उनके कई सारे ब्लैक डेविल्स मारे भी गए, तो इसीलिए याबेई चाओ का एक्वायर्ड सोल सबसे पहले फ्यूज्ड करना चाहिए। और वो कहते हैं कि रुई सेंगवान जो कि साइकिक पावर के मोर्टल ग्रेड पर है, वो हमारे स्कूल में कुछ दिनों के लिए रुकने वाला है। और उसके बाद डीन बताते हैं कि जब शाओसिंग लू 2 एक्वायर्ड सोल को फ्यूज करने में सक्षम हो जाएगा उसके बाद हम कर सकते हैं। डीन कहते हैं कि इन सभी एक्वायर्ड होस्ट को ये नहीं पता कि शाओसिंग लू कौन है या फिर उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ तक कि इन लोगों को भी नहीं पता है कि इनके फोर्स यानी कि इनके क्लैन क्या कर रहे हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इन बच्चों के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और उसके बाद डीन शराब पीने लगते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे पहले मरूंगा। डीन मिस फेंग से ये सारी चीजें कह रहे होते हैं। ये बात सुनने के बाद मिस फेंग गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ऐसे ही शराब पीते रहोगे तो तुम जरूर मेरे से पहले ही मर जाओगे।
और मिस फेंग ये कहने के साथ ही डीन को एक पंच मार देती है। डीन आगे जाके खड़े हो जाते हैं और जानबूझ के कहते हैं कि मेरे नाक पे लग गई। तो मिस फेंग कहती है कि तुम इसी के लायक हो। मौत का दम घोटने से तो मौत को पीना बेहतर है, इससे कम से कम आपके पैसे तो बच जाएंगे जो कि आपके शराब पे खत्म होते हैं। और वो कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को। डीमन क्लैन का टेलीपोर्ट सर्कल अब पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है और मैंने उसे मैनुअली सेट कर दिया है। और उसके बाद मिस फेंग कहती है कि शाओसिंग लू ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान में आज रात जाएगा और शाओसिंग लू ही टेलीपोर्ट सर्कल को चालू करेगा, यानी कि खोलेगा। ये बात सुनने के बाद डीन कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उससे कब्र को साफ करने के लिए कहूँगा, हम अपने प्लान के बारे में उसे बता नहीं सकते। मिस फेंग कहती है कि हाँ ऐसा ही होगा। शाओसिंग लू टेलीपोर्ट सर्कल को चालू भी कर देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने टेलीपोर्ट सर्कल को खोला है। और वो बताती है कि मैंने वहाँ पे शाओसिंग लू के फेवरेट फूड टेलीपोर्ट सर्कल के पास में रख दिए हैं और उस फूड में साइकिक पावर है जो कि तभी काम करेगी जब शाओसिंग लू उस फल को खाएगा। और जैसे ही वो उस फल को खाना चालू कर देगा एक ब्लास्ट होगा और टेलीपोर्ट सर्कल खुल जाएगा। तो डीन कहते हैं कि एक मिनट रुको, हम इस फटने वाले प्लान के ऊपर काम नहीं करने वाले। तो मिस फेंग ऐसे मुंह बना के बोलती है कि वो लड़का मेरी क्लास में पूरे टाइम सोता रहता है और मुझे स्लीवा फेंग कह के बुलाता है, तो मैंने इसीलिए ये वाला प्लान बनाया है। डीन ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा ऐसे ही हंसने का नाटक करते हैं और मन में सोचते हैं कि ये तो एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये औरत इस चीज को इन सब चीजों से कैसे जोड़ सकती है। मिस फेंग कहती है कि शाओसिंग लू उस फल को खाए, यानी कि उस फूड को खाए, उसके लिए उसे भूखा रखना पड़ेगा। तो डीन कहते हैं कि आप चिंता मत करो, ताइसेंग आपकी इसमें हेल्प करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइसेंग और फीलिंग के बीच में फाइट चल रही होती है। वो मोटा सा लड़का कहता है कि ताइसेंग हमेशा हारने के पोजीशन में रहता है। जुई बहुत ही खुश हो रही होती है और कहती है कि सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को सिस फी ने बुलाया है, वो सच में बहुत ही पावरफुल है। ये बात सुनने के बाद किरिन थोड़ा सा हंसती है और कहती है कि ताइसेंग ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है, उसने अभी तक अपने बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं पे खड़ा वो मोटा लड़का कहता है कि वो हमेशा अपनी ताकत से लड़ता है, मैंने तो कभी भी उसकी बॉडी टेक्निक को नहीं देखा। तो किरिन उसे बताती है कि एक दिन पहले ही डीन पूरी तरह से नशे में थे और उन्होंने ही ताइसेंग को ये यूनिक स्किल बॉडी टेक्निक सिखाई है। और जैसे ही किरिन उसको ये बात बताती है वैसे ही एक रोशनी निकलती है, जिसे देखने के बाद वो लड़का कहता है कि द यूनिक स्किल, क्या ये वही है? और उसके बाद ताइसेंग बॉडी टेक्निक आयरन बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिससे फीलिंग के सारे क्रिएचर दूर जाके गिरते हैं। और सभी बच्चे ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फीलिंग भी ये देखकर हैरान हो जाती है। और किरिन कहती है कि ये है आयरन बॉडी और किरिन बताती है कि आयरन बॉडी एक प्रकार से शॉक वेव पैदा करती है और इससे निकलने वाली शॉक वेव से कोई भी किसी की बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता और ये साथ में यूजर के अटैक को और डिफेंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। फीलिंग कहती है कि इस लड़के को इस पॉइंट पे हराना बहुत ही मुश्किल होगा और वो कहती है कि मैंने तो अब अपनी साइकिक पावर को भी खो दिया है। ताइसेंग फीलिंग से कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं फाइटिंग से पीछे हट जाऊंगा। फीलिंग ये बात सुनने के बाद सोचती है कि आखिर इस लड़के का प्लान क्या है। किरिन कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ताइसेंग जैसा लड़का भी एक लड़की के आगे ऐसे झुक सकता है। और वो मोटा लड़का कहता है कि अपने दुश्मन के साइकिक पावर को पूरी तरह से खत्म कर देना, यही एक बॉडी कल्टीवेटर का सबसे पहला काम होता है। ये बात सुनने के बाद किरिन कहती है कि ये तो बहुत ही बोरिंग है। तो वो मोटा लड़का हंसते हुए कहता है कि हाँ ये बोरिंग तो है, लेकिन ये काम का है। फीलिंग कहती है कि अब मैं अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ समन स्पेल के लिए ही अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और वो कहती है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे उसको बुलाना ही पड़ेगा। किरिन ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती है कि क्या वो अपने साइकिक पावर से उसे समन करना चाहती है। और उसके बाद फीलिंग समन स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पर्पल क्लाउड मिंक फॉर्मेशन ओपन होती है। ये देखकर ताइसेंग थोड़ा सा घबरा जाता है और साथ में वहाँ पे खड़े सारे स्टूडेंट्स और वो स्पिरिचुअल बीस्ट जिसे फीलिंग ने बुलाया होता है वो सभी भी घबरा जाते हैं। किरिन जुई से कहती है कि हाँ ये सारे बीस्ट इस पर्पल क्लाउड मिंक लाइट से घबरा गए हैं। तो जाऊ कहती है कि ऐसा क्यों, इस पर्पल क्लाउड मिंक लाइट में क्या है। किरिन उसे बताती है कि पर्पल मिंक एक प्रकार का प्राचीन काल का स्पिरिचुअल बीस्ट है और पहाड़ों में रहने वाला ये बीस्ट मिंक फेस के साथ लायन बॉडी का होता है और इसके शरीर पे पर्पल कलर की लाइंस बनी होती है क्लाउड जैसी, इसीलिए इसे पर्पल क्लाउड कहा जाता है। लेकिन जुई
किरिन से कहती है कि आप झूठ बोल रही हो। और तभी वहाँ पे उस फॉर्मेशन में से एक छोटा सा चूहे जैसा जानवर बाहर आता है जो कि पर्पल क्लाउड मिंक होता है, जिसे देखकर जुई कहती है कि क्या ये वही है। तो किरिन थोड़ा हंसते हुए कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन उस छोटे से पर्पल क्लाउड मिंक को देखकर बाकी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट घबरा गए होते हैं और पर्पल क्लाउड मिंक उनकी तरफ देखता है और थोड़ा सा घुर्राता है, जिससे वो सारे स्पिरिचुअल बीस्ट वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ये चीज देखकर फीलिंग गुस्सा हो जाती है और उस पर्पल क्लाउड मिंक स्पिरिचुअल बीस्ट से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने ही साथियों को बेहोश कर दिया। और दोस्तों इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का भी यहीं पे डी एंड होता है। और दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक तो कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यार एक लाइक तो कर दिया करो।